गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आपकी ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, ज्योग्राफी का ये जो लैंड वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज जो चैप्टर है, इसका हम लोग लैंड रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है सॉइल रिसोर्सेज, या फिर हम मृदा संसाधन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मृदा संसाधन में आज हम लोग मृदा का निर्माण और मृदा की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम मृदा के बारे में जानते हैं। चलिए, धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती हैं उसे मृदा कहते हैं। अपने पोषण के लिए सभी प्राणी मृदा पर ही निर्भर हैं। मानव अपनी सभी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति मृदा से ही करता है, इसलिए मृदा मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है। यह नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, जो हमारी पृथ्वी जो होती है, इस पे जो सबसे टॉप लेयर जो होती है, जिस पे हम लोग अपनी पेड़ पौधे खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये मृदा है। मृदा पर प्राणी भी और मनुष्य भी अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और इसलिए मृदा एक बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है मनुष्य के लिए और प्राणी के लिए। ठीक है, प्राणी मनुष्य यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है। ठीक है, ये एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर आप बोलें तो मैम नवीकरणीय संसाधन और क्या हो गया? जैसे मृदा, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, मृदा का निर्माण, तो चलिए मृदा का निर्माण देखते हैं। मट्टी का हमेशा निर्माण होता रहता है ना। जैसे मट्टी क्या है, उसका हम निर्माण हमेशा होता रहता है, जिसका निर्माण प्रक्रिया को जो प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा जनन कहते हैं। मृदा के निर्माण में प्रत्येक सेल मृदा जीव, स्थलकृति, जलवायु और समय मूलभूत कारक है ना। जलवायु हो गया, पृथक सेल हो गए, ठीक है, और वनस्पति हो गई, स्थलकृति हो गई, ये सब क्या है? ये सब इसके मुख्य कारण हैं। ठीक है, कारक है, सॉरी, मुख्य कारक हैं। उदाहरण के लिए बालू, पत्थर से बालू, है ना, के कण और सेल से चीका मृदा बनती है। चलिए, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद एक स्टोरी से मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि आपने देखा क्या, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो बहुत सालों पहले क्या होता था, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, ज़्यादातर चट्टानें ही पाई जाती थी। तो ऐसा होता था कि बारिश हुई, धूप बहुत तेज़ निकल गई, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर धूप निकल गई, तो क्या होता था, चट्टानों में दरारें आने लगती थी। ठीक है, और दरारों से जब कहते थे कि कहते नहीं थे, दरारों में से क्या होता था, दरारें पड़ने लगती थी, तो टूटने लगते थे वो चट्टानें, फिर वो टूट के फिर बारिश आती थी, फिर वो चट्टानें पानी के ढलान से नीचे जो धरातल होता है हमारी मट्टी में आके मिल जाती थी। ठीक है, फिर जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, जो ह्यूमस हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जीवों के जो मृत तत्व जो होते हैं, वो जब पृथ्वी मिट्टी में जब ये मिल जाते हैं, और वनस्पति, जैसे कि एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और वन है, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, पत्ते गिरते मट्टी में मिल जाते हैं, तो सड़ने गड़ने के बाद क्या होता है, वो मट्टी में ही दोबारा मिल जाते हैं सड़ने के बाद। तो क्या होता है कि फिर जब मट्टी में बन जाते हैं तो वो ह्यूमस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी मट्टी का निर्माण होता है। इसमें पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। जलवायु कारकों में वर्षा और तापमान मुख्य है। मैंने अभी आपको बताया कि जलवायु में वर्षा और तापमान सबसे ज़्यादा मुख्य है। जल की उपस्थिति और तापमान के बारे में बार बार परिवर्तन होने से अपक्षय की दर बढ़ जाती है ना। तापमान में बार बार परिवर्तन होने से क्या होता है, अपक्षय की दर बढ़ जाती है। मृदा के बनने की गति में भी तीव्रता आने लगती है। भाई ठीक है, दरारें जितनी जल्दी जल्दी पड़ेंगी, वर्षा होगी, धूप निकलेगी, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, चट्टानों में दरारें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसी क्षेत्र की स्थलकृति उस क्षेत्र के अपवाह को प्रभावित करती है। अपक्षयित सेल तीव्र
ढालों पर रुक नहीं पाती हैं। गुरुत्व बल के प्रभाव से जल के द्वारा अप्रक्षित शैलों के कण नीचे की तरफ सरकते हैं। मैंने अभी बताया कि बारिश होती है वो ढलान, जैसे हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी में गुरुत्व बल होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही आती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो क्या हो, पानी के बहाव से वो आके मृदा में एकत्रित हो जाती है। जीव जंतु एवं मृत पौधों से मृदा ह्यूमस प्राप्त होती है, ठीक है। चींटियाँ एवं केंचुए मृदा को भुरभुरा बनाकर उसमें जल तथा वायु के लिए रिक्त स्थान बना देते हैं, ठीक है। कौन बनाता है रिक्त स्थान मृदा में? चींटियाँ और केंचुए। समय का भी मृदा निर्माण में विशेष महत्व है। वही टाइम तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। समय का भी मृदा निर्माण में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मृदा निर्माण के लिए ज़्यादा समय मिलने पर मृदा की मोटी परतें बनती है। अगर मान लो समय निर्माण में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो मृदा की परतें कैसी बनने लगती हैं? मोटी बनने लगती हैं। वायु तथा नदी के प्रभावित जल द्वारा निम्न भूमियों से पदार्थों के निरपेक्ष से मृदा का निर्माण होता है। नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ तथा गहरी होती है। जो नदी होती हैं, घाटियाँ होती है, इसमें जो जलोढ़ मृदा जो होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ और गहरी होती है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मृदा की समस्या। अपवर्दन मीन्स जो आपने देखा होगा बहुत तेज़ हवा चलने से, बाढ़ आने से, पानी के बहाव से क्या होता है, जो मिट्टी एक जगह से दूसरे स्थान तक उस स्थान पे पहुंच जाती है ना, बह के, तो उसको हम क्या कहते हैं? मृदा अपवर्दन कहते हैं। और अपवर्दन और उर्वरकता का ह्रास होना ही ये मृदा की मुख्य दो समस्याएं हैं, ठीक है। भूमि पर लगातार फसल बोने से उसकी उर्वरकता में कमी आ जाती है, ठीक है। मृदा पर अगर हम लगातार क्या करेंगे, फसलें करेंगे तो क्या होगा, उसकी भूमि में उसकी जो उर्वरकता है भूमि की वो कम होती जाएगी। एक ही प्रकार की बार बार फसल से मृदा की उर्वरकता घट जाती है। मान लो लगातार अगर हम एक ही जैसी फसल कर रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, मृदा की जो उर्वरकता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। जिससे मृदा में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। जिससे मृदा में क्या होता है, जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में अनेक पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, है ना, जिससे मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। उर्वरकों के प्रयोग से भी मृदा की उर्वरकता बनाई रखी जा सकती है, मतलब खाद वगैरह डालना। इससे क्या होता है, जो मृदा की उर्वरकता है उसे हम बना के रख सकते हैं। कुछ समय बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा कृषि के योग्य नहीं रह जाती। मतलब हम लोग जो रासायनिक उर्वरक जो डालते हैं मृदा में, उससे वो कृषि के लायक नहीं रह जाती। इसलिए हम लोग जुताई, खुदाई, है ना, डॉल बना के बोना, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। हेर फेर से फसलें बोने से मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। लगातार, मैंने बोला कि लगातार एक जैसी फसलें नहीं करनी चाहिए। अगर हम हेर फेर करके, मतलब कभी कोई सी करके अगर फसल बोते हैं तो उससे क्या होता है, जो मृदा की उर्वरकता है वो बनी रहती है, ठीक है। मृदा की सबसे बड़ी समस्या अपवर्दन है, क्योंकि वो मिट्टी को बहा के ले जाती है। जो उसकी जो फर्टाइल सॉइल होती है वो तो बहा के कहीं और पहुंच जाती है ना। वर्षा तथा नदी का जल और वायु इसे ढलानों पर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी तथा वर्षा की परत अपवर्दन एवं अवनालिका होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नदी होती है, वर्षा होती है, ये ढलानों पर से मृदा को बहा के आगे की ओर ले जाती है। भौतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक इस प्रक्रिया के में उत्तरदायी होते हैं। अब हमारे भौतिक कारक कौन से हैं? ढाल, वायु, वर्षा, ये सब हमारे भौतिक कारक हैं। और निर्वणीकरण, अधिक चरण, उर्वरकों की अधिक प्रयोग, है ना। निर्वणीकरण मतलब लगातार निर्माण करना, ठीक है, बार बार फसल बोना। अधिक चरण, पशुओं को खेतों में छोड़ देना, वो बहुत ज़्यादा अधिक चराई कर लेते हैं, इससे भी भूमि की उर्वरकता खराब होती है, ठीक है। हर्ष होता है उसका। उर्वरकों का अधिक प्रयोग, हम लोग जो रासायनिक जो उर्वरकें होती हैं उनको ज़्यादा डाल लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत अधिक सिंचाई करने से तथा कृषि के गलत तरीके करने से इससे क्या होता है, ये सब मृदा की समस्या हैं जो
जो मृदा का हर्ष करती हैं, ठीक है, मृदा को खराब कर देती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई करने से लगभग 30% सिंचित क्षेत्र में नवीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये आपका आज का चैप्टर था। इसमें हमने क्या पढ़ा, मृदा के बारे में जाना, उसके निर्माण के बारे में जाना, और हमने ये देखा कि मृदा में क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहले तो हमें क्या होता है कि हमें लगातार एक जैसी फसलें नहीं बोनी चाहिए, है ना, रासायनिक उर्वरकों का कम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा चराई नहीं करनी चाहिए, है ना, और नवीकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधिक सिंचाई करने से भी कृषि के मतलब जो मृदा है वो खराब होती है, या कृषि करने के गलत तरीके से भी जो हमारी मृदा है वो खराब हो जाती है। इस तरीके से ये सारी समस्याएं हैं जो मृदा में उसकी जो मृदा की जो उर्वरकता है उसको हर्ष करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मृदा संसाधन और मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार में आप लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जिसको हम लोग, और मरुस्थलीय मिट्टी। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।